आज आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत अगला व्याख्यान। हिंदी साहित्य के आदिकाल पर अब तक हमने चर्चा कर दी है विभिन्न बिंदुओं के ऊपर, और उसके अंतर्गत हमने बात की थी कि आदिकालीन जो साहित्य है उस आदिकालीन साहित्य में कई विशेषताएं मिलती हैं। विशेषकर वीर रस की कविताएं मिलती हैं, श्रृंगार की कविताएं भी मिलती हैं, इसके साथ साथ लोक साहित्य भी मिलते हैं। तो आज समग्र रूप से हम आदिकाल के बारे में बात करेंगे कि आदिकाल में विशेषताओं को संक्षेप में कैसे व्याख्यायित किया जाएगा। तो आदिकाल की जो पहली विशेषता है वो है वीर भाव, यानी आदिकालीन में कविताओं में वीरता का भाव सर्वाधिक मिलता है। और ये वीरता दो प्रकार से मिलती है, जिसकी चर्चा हमने पिछली बार कर ली थी कि यह वीरता एक सामान्य रूप से व्यक्तिगत वीरता के रूप में मिलती है, जिसमें राजा अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। दूसरे रूप में वो वीर गाथा के रूप में होता है, जहाँ वह सार्वजनिक जन कल्याण के लिए अपनी बातों को व्याख्यायित करता है या अपनी वीरता प्रदर्शित करता है। जैसे कि पृथ्वीराज रासों में मोहम्मद गोरी को हराकर पृथ्वीराज जन नायक बन गए, या उन्होंने एक भारतवर्ष की रक्षा की विदेशी आक्रमणकारियों से। तो इसलिए लोगों ने उनकी कीर्ति को परंपरा में स्वीकार कर लिया और उसे आज भी गाथा के रूप में गाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज हमारे लिए एक नायक के रूप में है और हम उनकी कीर्ति को या उनकी कीर्ति कथा को आज भी गाते हैं, तो वो वीर गाथा के रूप में। इसलिए आदिकालीन साहित्य की एक बहुत प्रमुख विशेषता है कि उसमें वीरता का भाव है, और वीरता का भाव सर्वाधिक रूप से रासो साहित्य में मिलता है। इसके बाद एक अन्य विशेषता है जो महत्वपूर्ण है आदिकाल की, वह है श्रृंगार भावना। और इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि आदिकाल में जो श्रृंगार भावना है वो संयोग चित्रण में मिलता है और वियोग चित्रण में मिलता है। यानी श्रृंगारिक रचनाओं में भी दो तरह की रचनाएं मिलती हैं, जिसमें एक मिलन पक्ष यानी नायक नायिका के मिलन की बात की जाती है, और दूसरे अर्थ में नायक नायिका के विछोह या वियोग की बात की जाती है। तो इस प्रकार हम दोनों स्थितियों में देख सकते हैं कि संयोग और वियोग का चित्रण आदिकाल की एक विशेषता बन जाती है। और विशेषकर से देखें तो नायक नायिका के मिलन और विछोह की बातें रासो साहित्य में भी मिलती हैं। इसके अतिरिक्त वियोग का चित्रण संदेश रासक में भी मिलता है। इसके अतिरिक्त वियोग का चित्रण ढोला मारूरा दुहा में मिलता है, जिसके रचयिता कल्लोल या कुशल लाभ है। तो इस तरह से कई रचनाओं में वियोग का चित्रण मिलता है, और इसलिए हम कह सकते हैं श्रृंगारिक भावनाएं भी अभिव्यक्त हुई हैं आदिकाल की कविताओं में। और आदिकाल की दूसरी विशेषता मानी जा सकती है श्रृंगारिक भावनाओं का चित्रण। तो इस प्रकार प्रथम विशेषता होगी वीरता का चित्रण, और दूसरी विशेषता होगी श्रृंगारिकता का चित्रण। तीसरी विशेषता है धार्मिक साहित्य। भक्ति साहित्य के रूप में भी हम कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य का एक हिस्सा ऐसा है जो भक्ति को समर्पित है। भक्ति की भावना का स्रोत भी हम देख सकते हैं आदिकालीन साहित्य में मिलता है। विशेषकर आदिकालीन साहित्य की भक्ति भावना अनेक प्रकार के धार्मिक साहित्य में विभक्त है। एक अर्थ में जैन साहित्य, एक और है नाथ साहित्य, एक और है सिद्ध साहित्य और सूफी साहित्य। इन सभी में भक्ति भावना दिखाई पड़ती है। जैन साहित्य में जैन धर्म से संबंधित रचनाएं संग्रहित की जाती हैं। नाथ साहित्य में नाथ पंथ की धारा आती है, जिसमें गोरखनाथ की रचनाएं आती हैं, जिसमें गोरखवाणी संग्रह पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने तैयार किया। तो इस तरह नाथ साहित्य। उसी तरह सिद्ध साहित्य में भी सिद्धों की रचनाएं हैं, जैसे कि सिद्धों की रचनाओं में सरहपा को हम मान सकते हैं। तो सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, और उन्होंने जाति पाति के खंडन या व्यक्ति की भक्ति भावना को लेकर अनेक सांकेतिक भाषा में भी अपनी कविताएं रची। तो इसलिए सांकेतिक भाषा में कविताएं कहना, दर्शन का जिक्र करना, ये सब सिद्ध साहित्य की विशेषताएं हैं। इसी प्रकार एक और साहित्य भी हम भक्ति साहित्य के अंतर्गत मान सकते हैं, वो है सूफी साहित्य। सूफी साहित्य के अंतर्गत मोइनुद्दीन चिश्ती के आगमन से भारत में एक तरह से सूफी भक्ति भावना का विस्तार होता है। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के बाद निजामुद्दीन चिश्ती, सलीमुद्दीन चिश्ती आदि की परंपरा विकसित होती है। तो इस तरह से हम देखें कि निजामुद्दीन चिश्ती सूफी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हैं और भारत में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं।
और उन्हीं के शिष्य होते हैं अमीर खुसरो। और इस प्रकार अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं उनमें से कुछ अंश जो है वह सूफी कविता के अंतर्गत संग्रहित की जा सकती है। विशेषकर उनकी जो रचित कव्वालियाँ हैं वे आज भी दरगाहों पर या सूफी केंद्रों पर गाई जाती हैं या उनका अध्ययन मनन किया जाता है। तो इस प्रकार विशेष रूप से जो लोकप्रिय रचना है छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के, तो इस तरह से छाप तिलक की रचना जो अमीर खुसरो ने रची थी वो भी सूफी साहित्य के अंतर्गत हम मान सकते हैं, जिसमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना मिलती है। तो इस प्रकार सूफी साहित्य भी धार्मिक साहित्य का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि आदिकाल विशेषताओं के अंतर्गत एक भक्ति भाव भी मिलता है, जिसके अंतर्गत जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, भक्ति साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं और सूफी साहित्य भी एक तरह से इसी साहित्य का एक हिस्सा है। एक अन्य विशेषता जो आदिकाल में देखी जाती है वो है अपभ्रंश भाषा का साहित्य। यानी भाषा के स्तर पर देखें तो आदिकाल में एक बड़ा सा अंश अपभ्रंश भाषा का मिलता है। तो इसलिए अपभ्रंश भाषा का साहित्य भी आदिकाल की एक विशेषता मानी जा सकती है और इसमें कई अलग अलग रचनाएं आती हैं, विशेषकर स्वयंभू की रचनाएं, कुछ राजस्थान में भी रचनाएं मिलती हैं जिसको अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। रासों में पृथ्वीराज रासों की जो को भी हम अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं, जिसमें डिंगल और पिंगल दोनों का समावेश किया गया है। तो इस तरह से अपभ्रंश साहित्य का मिलना भी आदिकाल की एक विशेषता है। इसके अलावा अवहट्ट भाषा का साहित्य मिलना भी एक विशेषता है। आदिकाल में एक धारा ऐसी भी थी जो अवहट्ट साहित्य को महत्व देती है। अवहट्ट के अंतर्गत अपभ्रंश और स्थानीय बोलियों का मिश्रण से भाषा तैयार होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं विशेषकर विद्यापति में अवहट्ट का प्रयोग मिलता है। विद्यापति की दो रचनाएं अवहट्ट के अंतर्गत मानी जाती हैं विशेषकर, और वह है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। यानी विद्यापति ने अपभ्रंश के साथ साथ मैथिल भाषा या स्थानीय बोलियों को भी अपनी कविता में स्थान दिया और इसीलिए इसे हम अवहट्ट भाषा के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। तो अवहट्ट भाषा का साहित्य भी आदिकाल की एक विशेषता है। इसी परंपरा में एक और विशेषता मिलती है और वह है राजस्थानी साहित्य का, कि राजस्थानी साहित्य में भी रासों और लोक साहित्य को हम सम्मिलित कर सकते हैं। विशेषकर चंदवर दाई ने जो पृथ्वीराज रासों की रचना की वो एक महत्वपूर्ण रचना है और चंदवर दाई को प्रथम महाकवि माना जाता है और पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसी प्रकार ढोला मारू का दुहा जो कल्लोल या कुशल लाभ के द्वारा रचित है उसे भी हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं, जिसमें नायिका के वियोग की स्थितियों का और लोक जीवन, राजस्थानी लोक जीवन का सुंदर चित्रण किया गया। तो इसलिए राजस्थानी साहित्य भी आदिकाल की एक प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। आदिकाल के साहित्य की एक और विशेषता है और वह है लोक साहित्य का मिलना। आदिकाल में लोक साहित्य का भी अंश मिलता है, यद्यपि वह राजाओं के द्वारा रचित या राजाओं के दरबार में जो रचित साहित्य था उसकी अपेक्षा कम मिलता है, लेकिन वो लोक साहित्य भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर ढोला मारूरा का दुहा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा संदेश रासक और अमीर खुसरो के जो काव्य हैं वो भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ढोला मारूरा दुहा में राजस्थानी लोक संस्कृति का बहुत बड़ा चित्रण मिलता है, जिसके अंतर्गत स्थानीय ऋतु, पर्व, त्यौहार, परंपराएं, खान पान, कृषि, लोकगीत, कहावतें, मुहावरे आदि का प्रयोग मिलता है। उसी तरह संदेश रासक में भी स्थानीय संस्कृति का जिक्र मिलता है और अमीर खुसरो के यहाँ भी विशेषकर उनके गीतों में, पहेलियों में भारतीय संस्कृति का जिक्र मिलता है, जिसको लोक संस्कृति का हम कह सकते हैं। जो सामान्य जीवन की लोकचर्या है उनका है, पनहारेन, पनघट, इन सब के आसपास की घटनाएं, झूला, ग्रामीण औरतों की बोलचाल, उनकी हंसी ठिठोली, विवाह या अन्य रस्म व रिवाज के गीत आदि अमीर खुसरो में मिलते हैं।
तो अमीर खुसरो के काव्य को भी हम लोक संस्कृति के अंतर्गत कह सकते हैं, और ये लोक साहित्य का मिलना भी आदिकालीन साहित्य की एक विशेषता बन जाती है। इसके अलावा आदिकाल की एक और विशेषता दिखती है, वो है पारंपरिक रस का वर्णन। यानी हिंदी साहित्य में जो आदिकाल है वह भारतीय परंपरा की या संस्कृत सिद्धांतों में जो वर्णित रस है उसको स्वीकार करता है, लेकिन विशेष रूप से वीर रस और श्रृंगार रस का ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो आदिकाल के साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस का ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके अलावा पारंपरिक उपमानों का प्रयोग भी आदिकाल की विशेषता है। यानी आदिकाल में जो कवि वर्णन करता है वो संस्कृत की परंपरा से वर्णन करता है, इसलिए वो पारंपरिक उपमान और पारंपरिक अलंकारों का प्रयोग करता है। विशेषकर उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उपमा आदि का प्रयोग वो ज़्यादा करता है, और इसी से आदिकालीन साहित्य एक नए रूप में सामने आती है। इसी तरह पारंपरिक छंदों का प्रयोग भी आदिकाल में मिलता है, विशेषकर दूहा जो दोहा बना, और पदधड़िया जो चौपाई से है, पदधड़िया, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान में रखना होगा कि आदिकालीन जो साहित्य है उसमें एक और जहाँ विशाल ग्रंथ लिखे गए, जैसे पृथ्वीराज रासो जैसा महाकाव्य लिखा गया, वहीं दूसरी ओर छोटी छोटी रचनाएं भी मिलती हैं, जैसे अमीर खुसरो की पहेलियाँ या फिर मुक्तक, कई ऐसे मुक्तक मिलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से दोहा छंद आदिकाल का प्रसिद्ध छंद रहा है। तो दोहा, चौपाई, छप्पय आदि इसके प्रसिद्ध छंद रहे हैं। लेकिन ये भी विचार करने योग्य है कि पृथ्वीराज रासो में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया, और इसीलिए कुछ विद्वान उसे छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई का प्रिय छंद छप्पय छंद रहा है। इस तरह छंदों की विविधता भी आदिकालीन साहित्य की विशेषता है। आदिकाल में अनेक प्रकार की छिटपुट रचनाएं मिलती हैं, जिनसे प्रामाणिकता की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसलिए आदिकालीन साहित्य की एक ये भी विशेषता है कि इसमें प्रामाणिकता की समस्या होती है, क्योंकि उस समय लिखित रूप में साहित्य बहुत कम मिलता है, अधिकांश साहित्य मौखिक रूप में है, और बहुत दिनों के बाद उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। तो उनके अनुकरण पर या लिप्यांतरण से, लिपि के नकल से जो साहित्य निर्मित हुआ, उसमें कई तरह पाठ की भिन्नता आती है, एक ही शब्द कई रूपों में मिलती है। इसलिए ऐसे में ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है कि वास्तविक रचना कौन है। इसलिए प्रामाणिकता की समस्या का उत्पन्न होना भी आदिकाल की एक प्रमुख विशेषता बन जाती है, और यही कारण है कि पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण मिलते हैं, और आज तक ये निर्धारित नहीं हो पाया कि पृथ्वीराज रासो का मूल रूप कौन सा रहा है, या 4 संस्करणों में से मूल पृथ्वीराज रासो कौन सा अंश माना जाए। इस तरह से प्रामाणिकता की समस्या भी रहती है। तो अंत में समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य एक बहुविध साहित्य है। इसमें अनेक प्रकार की विविधता मिलती है। एक तरफ खड़ी बोली के साहित्य भी रचे जाते हैं अमीर खुसरो के द्वारा, तो दूसरी ओर राजस्थानी या डिंगल और पिंगल मिश्रित भाषा, अपभ्रंश भाषा में भी साहित्य रची जाती है। एक तरफ जहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग सिद्ध करते हैं, तो दूसरी तरफ नाथ जैसे भी लोग मिलते हैं जो हठियों की साधना का महत्व देते हैं। एक तरफ वीरता की रचनाएं लिखी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ श्रृंगार परक रचनाएं भी लिखी जा रही हैं। ये सभी बिंदु ये बताते हैं कि इसने आदिकाल ने हिंदी साहित्य की नींव बनाने का काम किया, जिससे कि आगे का साहित्य विकसित होने में उसे सुविधा मिली। यही भक्ति काल का प्रेरणा स्रोत भी बन जाता है, भक्ति की परंपरा भी बनती है। विद्यापति जिस राधा कृष्ण के श्रृंगारिक रूप का चित्रण करते हैं, वही आगे चलकर कृष्ण भक्ति धारा और आगे कुछ हद तक रीतिकाल में भी दिखाई देती है। जो सिद्धों की जो परंपरा थी और नाथों की जो परंपरा थी, उसका मिला जुला रूप कबीर में भी दिखाई देता है। जो श्रृंगार की परंपरा यहाँ शुरू हुई थी, वही श्रृंगार की परंपरा आगे चलकर रीतिकाल में भी बड़े पैमाने पर पड़ी दिखाई देती है। जाति प्रथा के विरोध को लेकर, वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोध को लेकर, मनुष्य को अस्तित्व को लेकर तर्क वितर्क करने की जो परंपरा सिद्धों और नाथों में थी, वह आगे चलकर
कई रूपों में विकसित होते होते आधुनिक काल तक की धारा में जाती है। और विशेषकर खड़ी बोली परंपरा की बात करें तो जो अमीर खुसरो खड़ी बोली जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, आश्चर्य का विषय है कि वही भाषा आगे चलकर आज हम स्वीकार करते हैं और वो 20वीं सदी में 19वीं सदी में जाकर फलीभूत होती है। तो हमें यह आश्चर्य लगता है कि आज हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसका स्रोत भी कहीं ना कहीं अमीर खुसरो की भाषा में मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट धरोहर है और इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। आगे के कक्षा में हम फिर अन्य काल की विशेषताओं की बात करेंगे।